मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। सभी का बहुत हार्दिक स्वागत। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय है और आज का टॉपिक है नवपाषाण काल। जितनी जल्दी हो सके क्लास में आइए ताकि हम लोग क्लास की शुरुआत कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल बेहतरीन ढंग से आपने कवर किया है। कोई भी अगर परेशानी है, कोई भी डाउट है तो आप क्लैरिफिकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। और अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो हम लोगों ने यहीं से शुरू किया था। मतलब बेसिक्स जब बताए थे मैंने आपको, मध्य पाषाण काल के जनक, पुरापाषाण काल के जनक, प्रागैतिहासिक काल के जनक, पाषाण कला का पितामह, बहुत सारी बातें मैंने डिस्कस की थी कोरिलेट करके। तो यहां पर देखिएगा, ये याद आया होगा आपको, जॉन लुबॉक याद आए होंगे। इनकी जो पुस्तक है वो है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। 1864 में इन्होंने सर्वप्रथम नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया, नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया। याद आ रहा है? और यही कारण है कि जॉन लुबॉक को नवपाषाण काल का जनक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी परीक्षा में रिपीट हो सकता है। और फिर एक उसी से जुड़ा हुआ एक बात है कि नवपाषाणिक क्रांति, ध्यान दीजिएगा, एवं ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लिए अन्य उत्पादक संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, नवपाषाणिक क्रांति या फिर अन्न उत्पादक संस्कृति नवपाषाण काल के लिए किसने प्रयोग किया? तो वो है गार्डन चाइल्ड। मुझे उम्मीद है यहां पर दो बातें आपको अच्छे से दिमाग में आ गई होंगी। एक तो नवपाषाण काल के जनक कौन है, वो जॉन लुबॉक है। और अगर किसने नवपाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया तो उनका नाम है गार्डन चाइल्ड। अब देखिएगा, यहां पर थोड़ी सी बातें और हैं विशेष, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आया है। लिंग सुगुर वाला प्रश्न भी आया है और फिर वो ली मैसूरियर वाला प्रश्न भी आया है। आप ध्यान से देखिएगा, वो ये कह रहे हैं कि भारत की बात आ रही है। सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण 1842 में मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये सन याद करिए। कहां से मिला है? कर्नाटक के लिंग सुगुर स्थल से मिला है। और किन्होंने प्राप्त किया था? उनका नाम है एम.एच. कृष्णा। ध्यान दीजिएगा, एम.एच. कृष्णा सर को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले में टोंस नदी की घाटी में ली मैसूरियर, H.P. ली मैसूरियर का नाम याद रखिएगा। 1860 में इन्होंने कुछ नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त किए थे। और ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में कंफ्यूजन होता है और दोनों विकल्प दिए रहते हैं। भारत में पूछेगा तो 1842 लगाइएगा और एम.एच. कृष्णा सर को लगाइएगा। और अगर उत्तर प्रदेश में पूछता है तो ली मैसूरियर को लगाइएगा। और ये ली मैसूरियर वाला पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि पूछ सकता है, विशेष तौर पर ये जो लोक सेवा आयोग वाली हम लोगों की एलटी की जो परीक्षा प्रस्तावित है। तो फिलहाल अब देखिए, यहाँ पे नवपाषाण काल की विशेषताओं पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक हो गया था, तो अब नवपाषाण काल में मनुष्य खाद्य उत्पादक हो गया। वो अन्न को उत्पन्न करने लगा, मतलब कृषि करने लगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी बातें आ रही हैं। चौपानी मांडो आपको याद होगा, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच संक्रमण का काल दिखाता है। तो यहाँ पे जो सबसे आधारभूत प्रगति है नवपाषाण काल की, आपको पता है, यहाँ पर कृषि और स्थायी जीवन का जो प्रारंभ है वो यहीं पे होता है। क्योंकि कृषि आ जाएगी भाई, अन्न उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो सेटलमेंट होना ही चाहिए, एक जगह रुकना ही पड़ेगा लोगों को, ठीक है। तो मनुष्य ने खाद्य उत्पादन का आविष्कार किया, पशुओं का व्यापक प्रयोग किया। अब ध्यान देने की बात तुरंत याद आ जाना चाहिए कि पशुपालन किस काल की जो शुरुआत है, किस काल में होता है, तो वो मध्य पाषाण काल में होता है। पशुपालन का प्राचीनतम केंद्र कहाँ पे है? तो आपको याद होगा, आदमगढ़ और बागोर याद आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पशुओं का व्यापक प्रयोग हुआ, पहिए एवं चाक का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल की बात है, अग्नि का आविष्कार। मैंने आपको बताया था, आग को जलाना और बुझाना, नियंत्रित प्रयोग करना। अपने स्थिर जीवन में उसने आग का व्यवहारिक प्रयोग करना सीखा। और ग्राम्य जीवन की शुरुआत यहां से है। कहां से? नवपाषाण काल से। सारी बातें विशेषताएं हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा कुछ नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं। क्लास कैसी लग रही है जरूर बताया करिए। कितनी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हुए हमें जरूर बताया करिए। कितनी उपादेय है और इसको पूरा रट लीजिए, पूरा अच्छे से समझ लीजिए। ये कह रहे मेहरगढ़ कहाँ पे है सर? तो वो बलूचिस्तान प्रांत में है और आज ये पाकिस्तान में है, वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में है और कोची के मैदान में है ना।
और फिर ध्यान दीजिएगा बोलन नदी तट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये कहा जाता है बास्केट ऑफ ब्रेड। कोची के मैदान को किसको, कोची के मैदान को रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। अब एक खास बात यह है, क्या नवपाषाण काल का सर्वप्रथम स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। दूसरे शब्दों में भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम नवपाषाण कालीन जो स्थल है वो या बस्ती है वो मेहरगढ़, और मेहरगढ़ की बहुत सारी विशेष बातें हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम प्रश्न पूछे भी गए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जो लगातार पूछे गए उनको मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, उनको जरूर याद रखिएगा, रिपीट होने वाले प्रश्न गलत ना हो परीक्षा में। ये कह रहे हैं कि मेहरगढ़ नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता दोनों संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल से भी जुड़ा है और हड़प्पा सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये बात, कौन सा स्थल? मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण एशिया में मेहरगढ़ से ही हमें सर्वप्रथम 7500 बीसी से 7000 बीसी के बीच में लगभग अप्रोक्सीमेट गेहूं और जौ उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। गेहूं और जौ, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे ये बात हमने कल बताई थी कि जो लहुरा देवा है वहां से 8500 वर्ष पहले ईसा पूर्व चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। तो अब पहले वो मेहरगढ़ था, अब वो चावल की खेती के लिए और कृषि के प्राचीनतम प्रमाण के लिए लहुरा देवा हो गया। यहां पर मेहरगढ़ में गेहूं और जौ है। और ध्यान दीजिएगा, कपास की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण भी मेहरगढ़ से। तीनों बातें आप ध्यान से रखिएगा, विश्व में कपास की खेती का, है ना। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अब देखिएगा, कृषि के साक्ष्य की बात आ ही रही है, तो मैंने आपको 2 बार 3 बार कई बार बता दिया कि वो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य हमें लहुरा देवा से मिलता है। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। चावल की खेती का प्रमाण लहुरा देवा से है, संत कबीर नगर है, 8500 ईसा पूर्व की बात है। और मैंने इसको कल भी बताया है और अपने बेसिक लेक्चर में, शुरुआती लेक्चर में भी बताया। तो अब यहाँ पर डिस्कशन करने की बहुत गुंजाइश नहीं है। फिलहाल इस बात को देखिएगा, इतिहासकारों ने एक बात विशेष तौर पे मानी है, वो क्या है कि हड़प्पा वासियों ने जौ और कपास और गेहूं की खेती, जो उनकी उगाने की तकनीक है, ये मेहरगढ़ के पूर्वजों से ली होगी। ध्यान दीजिएगा, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेहरगढ़ को सैंधव सभ्यता का अग्रगामी स्थल कहा जाता है, प्रीकर्सर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज मेहरगढ़। हड़प्पा सभ्यता का अग्रगामी स्थल कौन सा है? प्रीकर्सर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज मेहरगढ़। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे और नोट भी कर सकते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, आपको चाहिए कि अब दोबारा से पाषाण काल पे ना लौटना पड़े। कोशिश करिएगा। कारीगर की कब्र को पूछा गया है, ये पूछा गया है, हमेशा आया है, कारीगर की कब्र कहां से मिली है ना, जिसमें उसके साथ चकमक के पत्थर और ज्यामितीय उपकरण भी दफनाए गए हैं, वो मेहरगढ़ से मिलती है। ध्यान रखिएगा, कारीगर की कब्र कहां से मिली है? वो मेहरगढ़ से मिली है। और भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? हसिया का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। ये सब प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एक प्रश्न ये भी आया है कि हड़प्पा सभ्यता में भैंस का प्रमाण, स्पष्ट प्रमाण कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिला है? तो याद रखिएगा, वो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता में भैंस का प्रमाण किस नगर से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। नवपाषाण काल में भैंस को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहां पे है? वो मेहरगढ़ पे। दोनों में फर्क है और याद रखिएगा, गलतियां ना हो। हसिया का प्राचीनतम प्रमाण कहां से है? मेहरगढ़ से है ना। अब कुछ बातें देखिए, कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग, है ना, ये बात बड़ी है। चाक का सर्वप्रथम प्रयोग और चाक पर बने प्राचीनतम मृदभांड कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं, नवपाषाण काल में मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। और अगर ये कहता है सर कि मृदभांड निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ, तो आपको पता है मृदभांड निर्माण कला का जन्म मध्य पाषाण काल में हुआ। वो हस्त निर्मित विश्व के प्राचीनतम मृदभांड कहां से मिलते हैं? सर चौपानी मांडव से मिलते हैं। याद आ रहा है? चाक पर बने मृदभांड कहां से मिलते हैं प्राचीनतम? तो वो ये है मेहरगढ़। मुझे उम्मीद है अब डाउट्स पूरे आपके क्लियर हो रहे होंगे। और अब देखिएगा, हमें मृदभांड निर्माण उद्योग केंद्र, मृदभांड निर्माण उद्योग केंद्र नवपाषाण काल में कहां पर है? मेहरगढ़ में। कितने सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं,
चांद पर बने मृदभांड सर्वप्रथम कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। मृदभांड निर्माण उद्योग केंद्र का साक्ष्य नवपाषाण काल में कहां पर है? वो मेहरगढ़ में। और अब दूसरा स्थल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है बुर्जहोम। ध्यान रखिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट है गर्तावास के लिए बुर्जहोम, गुफा गर्तावास के लिए हमेशा पूछा जाता है। कुत्तों को कब्रों में दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्जहोम में है। ये प्रश्न मुझे लगता है पता नहीं अब तक कितनी बार आया है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर खोजकर्ता कौन है? उसके डी टेरा और पीटरसन है, 1935। उत्खननकर्ता कौन है? टीवी खाजान जी। और हमेशा याद रखिएगा कि खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में फर्क है। खोजने वाले कौन है और फिर बाकी आगे रिसर्च और उत्खनन किया वो अलग है। ठीक है, कश्मीर में खोजा गया प्रथम नवपाषाण कालीन स्थल। ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कहेगा ये बताइए कश्मीर में खोजा गया प्रथम नवपाषाण कालीन स्थल। एकदम रिंगे तो आप बताएंगे सर वो बुर्जहोम है। गर्तावासों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बुर्जहोम और गुफा से मिले हैं। और बुर्जहोम से हमें कितने गर्तावास मिले हैं? जमीन में रहने के लिए गड्ढे जो आवास के रूप में प्रयुक्त किए गए, है ना। तो मनुष्य ने अपने रहने के लिए जमीन में गड्ढे खोदकर आवास बनाए होंगे। तो 16 गर्तावास कहां से मिले हैं? बुर्जहोम से मिले हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है? आगे देखिएगा, अब ये रिमार्क है और इसको प्लीज अच्छे से रिकॉल करिए। यहां पर मैंने हर काल में अगर कहीं कहीं पर गर्तावास मिले हैं तो मैंने इसको एक सिस्टम में लगा दिया है। गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? नवपाषाण कालीन स्थल कश्मीर के स्थल जो कश्मीर में है बुर्जहोम और गुफा से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। ये बड़ी बात है, देख लीजिए आप, बढ़िया से हमेशा आया है। और बुर्जहोम के आवासीय गड्ढों में सीढ़ियां भी बनी मिली हैं, ये एक बड़ी बात है। सीढ़ियां कहां के गर्तावासों में मिली हैं? तो वो है बुर्जहोम। जबकि 2 कक्षीय आवासीय गर्तावास कहां से मिले हैं जिसमें 2 कक्ष बने हुए हैं? तो इट इज इन गुफा। मुझे लग रहा है देखिए एक ही पॉइंट में कितने सारे प्रश्न आ गए। और फिर नवपाषाण काल में ही स्वात घाटी में, ध्यान दीजिएगा, लोयबंद और कलाको डेरा से भी हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। अगला हो गया, ये प्रश्न नेट में पूछा गया है, ये वाला प्रश्न नेट में पूछा गया है और वो बुर्जहोम गुफा बहुत कॉमन हो गया है, हो सकता है ना भी पूछा जाए। तो फिर देखिएगा ताम्रपाषाण काल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताम्रपाषाण काल में इनाम गांव से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। ये बात बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिए गलती ना हो। हड़प्पा सभ्यता में हमें रंगपुर से गर्तावास मिले हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सारी बातें एकदम क्लियर कट आपके सामने मैंने डिस्कस कर दी हैं। यहां से प्रश्न गलत होते हैं तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने इन प्रश्नों को गलत क्यों किया, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लास को अब इग्नोर मत करिएगा। मुझे लगता है 9:30 पर सबको क्लास में आना चाहिए और लगातार इस क्लास को कंटिन्यू करिए। क्योंकि मैं इस बार कोशिश करने की मतलब पूरी मेरा प्रयास है कि आपको मैक्सिमम टॉपिक्स जहां पर आप उलझते हैं इतिहास में, जहां पर आपसे गलतियां होती हैं, वो मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर दूं, आपकी छोटी छोटी परेशानियों को डिस्कस कर दूं। नए छात्रों के लिए एक हमेशा की तरह विशेष सूचना है जो कि आप सामने देख रहे हैं। ये अमृत संजीवनी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। 3000 प्रश्नों की इसमें श्रृंखला है, टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। वैसे ही व्याख्या जैसे रिमार्क के रूप में आपको स्क्रीन पर दिखती है इसमें लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का अमृत संजीवनी और मेडवल इंडिया का हमारा ये अमृत गंगा है। 2500 प्रश्न है, टॉपिक वाइज है, अरबों के आगमन से शुरू होती है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। और मॉडर्न इंडिया का ये हमारा अमृत मंजरी के नाम से 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। आप चाहे तो मंगा सकते हैं, अभी समय है। आप इन जो पुस्तिकाएं हैं इनके माध्यम से अपने रिवीजन को, अपनी प्रैक्टिस को एक दिशा दे सकते हैं। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट प्रश्न है। मतलब इसमें ऐसे प्रश्न है जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, जो भी हमने रिंग किया है, अगर कोई एक प्रश्न है और उससे जुड़ी हुई तमाम बातें हैं तो वो हमने रिमार्क्स में इसलिए लिख दी हैं कि आपको चीजों को ढूंढने के लिए परेशान ना होना पड़े। और पूरी कोशिश की गई है, हमारी टीम ने इतनी प्रामाणिकता के साथ चीजों को कंट्रोल किया है, कंप्लीट किया है, वो एक अभूतपूर्व प्रयास है। और आपने इन पुस्तकों को बहुत प्यार दिया है। नए छात्र जो मंगाना चाहें वो मंगा सकते हैं। और अगर पहले से आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है तो आप फिर पुराने अपने प्रैक्टिस सेट को और जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उनसे रिवीजन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं बुर्जहोम की। और ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न भी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि मानव मस्तिष्क की शल्य क्रिया किए जाने के प्रमाण कहां से मिले। और एक बार ये प्रश्न, एक बार और कई बार ये आया है कि
काली बंगा यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हमें मानव मस्तिष्क की शल्य क्रिया किए जाने के प्रमाण कहां से मिले? तो ये हड़प्पा सभ्यता में वो मानव मस्तिष्क जो है वो एक बच्चे की खोपड़ी मिलती है, उसमें छेद है और ऐसा लगता है कि उसमें शल्य क्रिया करने का प्रयास किया गया होगा। तो हड़प्पा सभ्यता में वो कालीबंगा है और नवपाषाण काल में वो बुर्ज होम है, मानव मस्तिष्क की शल्य क्रिया। मुझे उम्मीद है बढ़िया कर रहे हैं। और फिर ध्यान दीजिएगा, बुर्ज होम के मानवीय शवाधानों के साथ अनिवार्य रूप से कुत्तों को दफनाया गया है। बहुत कॉमन प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। और फिर जब कुत्तों को दफनाया गया है तो फिर एक इंपॉर्टेंट बात है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसी परंपरा कहां पे प्रचलित है? वो रोपड़ में प्रचलित है। रोपड़ पूर्वी पंजाब भारत में स्थित है। भारत में पूर्वी पंजाब में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और स्वतंत्रता के बाद खोजा गया ये रोपड़ पहला स्थल है 1950 में। याद आया होगा किसने खोजा? आपको याद आया होगा किस नदी के किनारे? कहिए तो मैं बता दूं, लेकिन ये सब बातें अपने आप याद आ जानी चाहिए। वो सतलज नदी के किनारे है वो रोपड़। तो वो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जहां पर मानवीय शवाधानों के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं, रोपड़ है। नवपाषाण काल में कुत्तों को मानवीय शवों के साथ अनिवार्य रूप से दफनाया गया है, बुर्ज होम है। क्लियर हो रही है बात? फिर ये कह रहे हैं कि मानवीय शवाधानों के साथ बकरी को दफनाए जाने का एक साक्ष्य कहां से मिला है? वो मेहरगढ़ से मिला। ये नवपाषाण काल की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता में बकरी को मानव शव के साथ दफनाए जाने का एकमात्र साक्ष्य कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में बकरी या बकरे के कंकाल के साथ या बकरे के साथ एक शव को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो इट इज इन लोथल। मुझे उम्मीद है बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अब ध्यान दीजिए, नवपाषाण काल की बात हो रही है, बुर्ज होम और कश्मीर की बात हो रही है। यहां पर कह रहे हैं अस्थि उपकरण निर्माण उद्योग केंद्र के साक्ष्य कहां से मिले? अब जैसे कह रहा है कि मृदभांड निर्माण उद्योग केंद्र के साक्ष्य कहां से मिले? तो मृदभांड निर्माण उद्योग कहां है सर? वो मेहरगढ़ में है। और अस्थि उपकरण निर्माण केंद्र कहां पर है सर? वो बुर्ज होम में है। इतना क्लियर कट है, इतनी चीजें कोरिलेट करके हम आपको दे दे रहे हैं, कहीं पे कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए सर। और फिर कह रहे हैं कि अगर सर्वाधिक अस्थि उपकरण नवपाषाण काल में कहां से मिलते हैं? तो वह चिरान से मिलते हैं। चिरान है कहां पे सर? बिहार में। किस जिले में है ये आप हमें बता दीजिए। क्लियर हो रही है ना बातें? तो अब जरा सा देखिएगा, अस्थि उपकरण निर्माण उद्योग केंद्र कहां कहां से मिले हैं। और याद आना चाहिए, चिरकी निवासा मैंने आपसे 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था जब मैंने आपको निम्नपुरा पाषाण काल पढ़ाया था। तो ये कह रहे हैं कि निम्नपुरा पाषाण काल में हमें चिरकी निवासा से पाषाण उपकरण निर्माण कार्यशाला प्राप्त होती है। निम्नपुरा पाषाण काल में कहां पर है सर? वो चिरकी निवासा है। फिर कह रहे दक्षिण भारत में पुरा पाषाण काल में कर्नाटक में एक स्थित है स्थल इसामपुर, है ना? ध्यान दीजिएगा, वो ऐसा पुरा पाषाण कालीन स्थल है जो एशुलियन पाषाण उपकरण बनाने का केंद्र है। इसामपुर याद आया होगा। एशुलियन पाषाण उपकरण, तो एशुलियन पाषाण उपकरण से आपको क्या पता चल रहा है? ये हैंड एक्स है, एक तरह का हस्त कुठार है। और आपको पता है कि सबसे पहले कहां पाया गया है? वो इस समय फ्रांस में स्थित है वो। तो ध्यान रखिएगा, वैसे ही उपकरण दक्षिण भारत में मिले हैं। आपने पूरा पाषाण काल वाला एक लेक्चर आप फिर से देख लीजिएगा जो छात्र नए जुड़ रहे हैं। और फिर एक बात है कि यहां से हमें हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर भी मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, खास बात हो रही है वो इसामपुर की बात हो रही है। फिर आपको बेटम चरला याद आया होगा। मध्यपुरा पाषाण काल देखिए, कुरनूल एवं मुच्छतला याद आया होगा। यहां से हमें अस्थि उपकरण मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मध्यपुरा पाषाण काल में बेटम चरला, कुरनूल एवं मुच्छतला में अस्थि उपकरण मिलते हैं। मैंने कई बार बताया है, इस लेक्चर को देते समय, इस क्लास के समय भी बताया है। आज केवल को रिलेट कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर मध्य पाषाण काल में हमें आंध्र प्रदेश में ज्वालापुरम सेक्टर 9 याद आया होगा आपको। दक्षिण एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीनतम लघु पाषाण उपकरण निर्माण फैक्ट्री या केंद्र या कार्यशाला, जो भी आप कह लीजिए, कहां से मिलती है? ज्वालापुरम सेक्टर 9 से मिलती है। मध्य पाषाण काल, दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण उपकरण निर्माण फैक्ट्री के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ज्वालापुरम से मिले हैं। फिर देखिएगा, अभी मैंने बताया कि नवपाषाण काल में अस्थि उपकरण निर्माण उद्योग केंद्र कहां से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। और भी बहुत सारी बातें हैं
ध्यान दीजिए, इतनी सारी बातें। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? वो बेल्लारी है, जहां से हमें पाषाण उपकरण बनाने का प्राचीनतम कारखाना मिलता है। दक्षिण भारत की बात आ रही है तो ये बेल्लारी हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। और अगर अब गलती हो रही है और अब कंफ्यूजन हो जाए, प्रश्न का नेचर पढ़िए, फिर देखिए प्रश्न पूछ क्या रहा है, फिर उत्तर किस काल से देना है। पुरा पाषाण काल है, निम्न पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, या फिर नव पाषाण काल है, आप देखिएगा और तद अनुसार आप जवाब दीजिएगा। फिर देखिए कुछ बातें मैंने और जोड़ दी हैं यहाँ पर। यह प्रश्न भी आया है, सामूहिक भोजन निर्माण केंद्र का साक्ष्य कहां से मिलता है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल में चिरान से मिलता है। सामूहिक भोजन निर्माण केंद्र कहां से मिलता है? वो चिरान से मिलता है। और कहते हैं कि सामूहिक भोजन उत्सव कम्युनिटी फेस्टिंग के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये बुधियाल है। याद आ रहा है, कर्नाटक में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुधियाल की चर्चा 2 बार और पहले हो चुकी है, और बुधियाल एक विषय के लिए और फेमस है, वो आप बताइए सर। और अब आ गए हम लोग गुफकराल पे। अब देखो यहाँ पर मैंने कितने सारे पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स तो एक्स्ट्रा डिस्कस कर दिए। और अब आइए आप गुफकराल में। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा, सामान्य बात है। कृषि और पशुपालन करते थे, सामान्य बात है। गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं, सामान्य बात है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहां से सिलबट्टा मिला है अनाज पीसने के लिए। एक सिलबट्टा नवपाषाण काल में कहा मिलता है? गुफकराल में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में सिलबट्टे के साक्ष्य कहां से हैं बताइए? हड़प्पा सभ्यता में सिलबट्टे के साक्ष्य कहां से हैं? जवाब दीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता में सिलबट्टे के साक्ष्य, ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से हैं। हड़प्पा सभ्यता में सिलबट्टे के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से हैं। और अगर अब यहीं पर एक प्रश्न और पूछ लें कि हड़प्पा सभ्यता में जांते के साक्ष्य कहां से मिले हैं, जांते की चक्की कहां से मिली है, तो वो लोथल से है। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न इतना कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। और अभी मैंने बता ही दिया कि गुफकराल से 2 कक्षीय गर्तावास मिलते हैं। बहुत सारी बातें क्लियर हो गई हैं, मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे। कोल्डेहवा को देख लीजिएगा, बेलन नदी के बाएं तट पर है, प्रयागराज में है, मेजा तहसील में है। कोल्डेहवा बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा की तरह। और देखिएगा, और ये कह क्या रहे हैं, वो खनन करता है जी.आर. शर्मा सर, 1972-73। और यहाँ से हमें चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। कई बार बता दिया, 8500 ईसा पूर्व के 6500 ईसा पूर्व के आसपास का। ध्यान दीजिएगा, कोल्डेहवा से चावल की खेती का जो प्रमाण है हमारे पास, वो 6000 ईसा पूर्व, 6500 ईसा पूर्व के आसपास का है। कोल्डेहवा से हमें जो चावल की खेती का प्रमाण मिला है वो 6500 ईसा पूर्व के आसपास का है। और ये हमें अभी तक, जब तक लहुरा देवा के बारे में नहीं पता चला था, तब तक चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कोल्डेहवा ही माना जाता था। तो ये ध्यान दीजिएगा, लहुरा देवा का जो चावल का प्रमाण है वो मैंने कई बार आपको बता दिया है, वो 8500 ईसा पूर्व के आसपास का है। क्लियर हो रहा है? और ये नीचे लिखा है वो संत कबीर नगर लहुरा देवा। अब बात आगे बढ़ती है, और कई बार चूंकि ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। वन्य चावल का प्राचीनतम प्रमाण वो चौपानी मांडो है, वो भी मैंने आपको बताया था। और अब यहाँ पर एक प्लीज आप रिमार्क में एक बात देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ये इसको आप इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा, क्योंकि अब ये सब लहुरा देवा, कोल्डेहवा, ये सब बहुत पुराने हो गए, खूब पूछा गया है। अब ये देखिएगा, कुंझुन का नाम याद रखिए, कृषिजन्य चावल का। और वन्य चावल मध्य प्रदेश की सोन घाटी में स्थित एक स्थल है कुंझुन, जहां से हमें कृषिजन्य चावल भी मिला है और वन्य चावल भी मिला है। जैसे चौपानी मांडो से हमें केवल जंगली चावल मिला है, वन्य चावल मिला है, वैसे ही कुंझुन से हमें कृषिजन्य और वन्य दोनों चावल मिले हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल में हमें उड़ीसा में एक स्थल है बैदीपुर, यहां से भी चावल के प्रमाण मिले। तो बैदीपुर, कुंझुन को याद रखिए। अब ये सब प्रश्न परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्रपाषाण काल में चावल के प्रमाण कहां से मिले हैं? इनाम गांव और अहाड़ से मिले। ये सब कोरिलेशन में हम बता दे रहे हैं, ताकि आपको चावल देख रहे हैं तो सब वैदिक काल तक चावल दिख जाना चाहिए। तो ये इनाम गांव और अहाड़ है। अभी हम ताम्रपाषाण काल पढ़ाएंगे तो बताएंगे भी।
दोबारा से बात आएगी। फिर हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ से है? चावल के दाने लोथल से हैं। वो धान की भूसी कहाँ से है हड़प्पा सभ्यता में? रंगपुर से है। और मुझे बताइएगा चावल के प्रमाण वैदिक काल में कहाँ से है? चावल के प्रमाण वैदिक काल में कहां से हैं? तो हस्तिनापुर से हैं। और ये देखिएगा, ये साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। हड़प्पा में चावल के प्रमाण लोथल से, रंगपुर से धान की भूसी है, उत्तर वैदिक काल में चावल के प्रमाण हस्तिनापुर से। इतनी डिटेल में और इतनी बढ़िया ढंग से चीजों को कवर कर रहे हैं। कल हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा और ताम्रपाषाण काल डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग जैसा कि आपने कहा है हड़प्पा पढ़ेंगे, फिर वैदिक काल पढ़ेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं सर दक्षिण भारत पढ़ा दीजिए, कोई कह रहा है सूफिया आंदोलन पढ़ा दीजिए। तो हड़बड़ी मत करिए, एक सेगमेंट लेकर चलिए और एक सेगमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लीजिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बेहतर होगा अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में, जो परमानेंट वाला कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर बता दीजिए, ठीक है। जो लाइव हम लोगों का डिस्कशन चल रहा होता है उसमें लिखने के बजाय आप जो परमानेंट जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिए। तो हमारी टीम जब पढ़ती है उसको तो वो हमें पहुंचता है हमारे पास सारा आपका फीडबैक। क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। लाइक अगर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। नए जो छात्र जुड़ रहे हैं, अभी भी जो हमारा एनालिटिक्स दिखाता है वो ये दिखाता है कि लगभग 30% छात्रों ने अभी क्लास को परमानेंट रूप से सब्सक्राइब नहीं किया है। चाहे तो कर सकते हैं ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन मिल सकता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए होते हैं आप इसको व्हाट्सएप पर ऐड कर सकते हैं। इससे आप क्लास के ग्रुप में जुड़ जाएंगे और आपको क्लास के बारे में सारी जानकारी मिलती रहेगी। और ऐसे ही अपडेट्स, ऐसे ही प्रश्नों का संकलन जो रिवीजन को आपके लिए आसान बना देगा परीक्षा की दृष्टि से। पढ़ा सबने है, बहुत अच्छा पढ़ा है। प्रैक्टिस आपने कितनी बढ़िया की है और कितना परफॉर्म अच्छा करेंगे परीक्षा के दिन, इस पे डिपेंड करता है। और ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का अमृत संजीवनी आप देख रहे हैं। 3000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ। टॉपिक वाइज है, प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू होता है। ये मेडवल इंडिया का अमृत गंगा है, 2500 प्रश्नों का संकलन है, आप देख पा रहे हैं। और इसी तरह मॉडर्न इंडिया का हमारा अमृत मंजरी है, 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। आप चाहें तो अपने रिवीजन में शामिल कर सकते हैं इन पुस्तकों को, इन प्रैक्टिस सेट को, और स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिएगा एक बढ़िया बात है, देश के प्राचीनतम गांव कौन से हैं? तो वो कोल्डेहवा और मेहगढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया है कोल्डेहवा और मेहगढ़ा। ध्यान दीजिएगा, प्राचीनतम गांव, ये सब प्रश्न अगर आपके लिए परीक्षा में निर्णायक हो गए तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। मेहगढ़ा को देख लीजिए, इलाहाबाद बेलन नदी घाटी में है। और ये खास बात यह है कि जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में जौ के साक्ष्य कहां से मिले? सर्वोत्तम जौ हड़प्पा सभ्यता में कहां से मिला है? तो आपको याद आ गया होगा, वो बनावली से मिला है, ठीक है ना, हरियाणा में है। और फिर एक बड़ी बात है, ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया था कि विशालतम पशु बाड़ा कहां से मिला है? एक आयताकार पशु बाड़ा जिसमें हमें 3 प्रवेश द्वार वाली गौशाला, जो भी कह लीजिए, सामूहिक पशुपालन का संकेत। तो जब सामूहिक बड़ा पशु बाड़ा मिलेगा तो वो सामूहिक पशुपालन के संकेत देता है। वो है कहां से? मेहगढ़ा से है। सामूहिक या विशालतम पशु बाड़ा कहां से मिला है? मेहगढ़ा से मिला है। नवपाषाण काल का स्थल है। सामूहिक पशुपालन का केंद्र कहां था? वो मेहगढ़ा है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपकी सारी प्रॉब्लम नवपाषाण काल तक सॉल्व हो गई होंगी। और चौपानी मांडव को देख लीजिए, बहुत बार हमने चौपानी मांडव के बारे में चर्चा कर दी है। इलाहाबाद बेलन नदी घाटी और चौपानी मांडव से हमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ध्यान दीजिएगा, तक के तीनों चरणों का एक अनुक्रम, एक कंटिन्यूटी प्राप्त होती है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों चरणों का एक अनुक्रम, एक कंटिन्यूटी प्राप्त होती है। वन्य चावल के प्रमाण मिले, मैंने बताया था। जंगली चावल के प्रमाण मिले हैं। हस्त निर्मित विश्व के प्राचीनतम मृदभांड मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, वो मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। जो हस्त निर्मित मृदभांड हैं ये मध्य पाषाण काल के हैं, ध्यान रखिएगा, गलती ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि चाक पर बने मृदभांड वो मेहरगढ़ में पहली बार मिले हैं। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं और बढ़िया से देखिएगा। और आगे देख लीजिएगा, चिरांद हमेशा पूछता है और वो है सारण जिले में है और गंगा, सोन, गंडक और घाघरा के संगम पर है। और चिरांद से हमें हिरण श्रृंगों की मालाएं, ये भी बात बहुत बढ़िया है, बहुत सारे अस्थि उपकरण, हिरण श्रृंगों की मालाएं, ये बात, हिरण श्रृंग माने सींग, अस्थि निर्मित उपकरण बहुतायत संख्या में प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ताम्रपाषाण काल में और एक खास बात यह है
कि ताम्र पाषाण काल में अग्निकांड के साक्ष्य, एक बात यहाँ पे अलग से रिमार्क के तौर पे आ रही है, रिमार्क के तौर पे आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहां से मिलता है? नवदा टोली से मिलता है। अग्निकांड हमें कहां से मिला है ताम्रपाषाण काल में? वो नवदा टोली से मिला है। और एक खास बात यह है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकांड के साक्ष्य कहां से मिले हैं? रिप्लाई करेंगे क्या? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकांड के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कोट डीजी से मिले हैं, कोट डीजी से मिले हैं। इस क्लास को अगर इग्नोर कर दिया आपने, किसी भी क्लास को, अब हमारी परीक्षा तक, तो पछताना पड़ेगा बाद में आपको। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी से आपका मस्तिष्क चीजों को कोरिलेट नहीं करता है। आप सोचने लगते हैं, जैसे अभी वो मात्र देवी तांबे की जो मात्र देवी है, तो आपको वो कोरिलेशन कहाँ मिल रहा है? वो दूसरी जगह आपका दिमाग जा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी। तो तांबे की मात्र देवी इनाम गांव से है ताम्रपाषाण काल में, याद आया आपको? तांबे की मात्र देवी की प्रतिमा इनाम गांव ताम्रपाषाण काल पे। कुछ लोग उसको समझ बैठे वो कांसे की नर्तकी, गलत हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न कहां से और किस कालखंड में, किस संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आप बढ़िया फटाफट रिवाइज हो जा रहा है। और सामूहिक भोजन निर्माण केंद्र, अभी मैंने बताया आपको चिरहन के बारे में, वो चर्चा हुई है पहले ऊपर, अभी चर्चा हुई है। तो सार्वजनिक भोजन निर्माण केंद्र कहाँ है? चिरांद है ना। और विशेष प्रकार के चूल्हे मिले हैं, समूह में मिले हैं। और एक खास बात है कि जो सामूहिक भोजन उत्सव, कम्युनिटी फास्टिंग की बात आएगी तो वो ध्यान रखिएगा, वो कर्नाटक का स्थल बुधिहाल है। कई बार ये बात अब तक रिपीट हो चुकी है सर, कई बार। अब देखिएगा उड़ीसा की कुछ नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जो नवपाषाण कालीन जो स्थल है, उसमें कोचाई, बैदीपुर, सुलभडीही आदि प्रमुख हैं। और दरअसल और भी हैं स्थल, तो और भी हैं, लेकिन मैंने केवल उन्हीं 3 स्थलों को चुना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कोचाई और बैदीपुर और सुलभडीही। ठीक है, तो अब एक बात यह है कि ये बताइए कि उड़ीसा में खोजा गया पहला नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? उड़ीसा में जो खोजा गया नवपाषाण कालीन, वो बैदीपुर है। पूछता है उत्खनित किया गया, तब उत्तर बदल जाएगा। फिर देखिएगा पी आचार्य ने खोजा। किसने खोजा सर? पी आचार्य ने खोजा। और उड़ीसा में नवपाषाण काल में बैदीपुर से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिंग करें। और अपने मस्तिष्क में इसको, बैदीपुर को याद रखिएगा, कुंजन को याद रखिएगा। ये सब जो रेफरेंस है अब ये भूले ना। कोचाई अगर पूछा जाता है तो ये उड़ीसा में उत्खनित पहला स्थल है, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में उत्खनित कोचाई। खोजा गया कौन सा है? अभी आपने देख लिया। अब ये प्रथम उत्खनित नवपाषाण कालीन स्थल उड़ीसा में कोचाई है। यहाँ पे हमें पॉलिशदार प्रस्तर कुल्हाड़ियां मिलती हैं और उंगली की छाप वाले मृदभांड मिलते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कोचाई, उंगली की छाप वाले मृदभांड, है ना। मुझे उम्मीद है बढ़िया देख पा रहे हैं। और आगे देखिएगा दक्षिण भारत में नवपाषाण काल, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल। तो इसका मतलब यह है कि अभी हम लोग उत्तर भारत के बारे में पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत में कुछ राख के टीले वगैरह हैं, यहां से प्रश्न आए। तो आइए फटाफट दक्षिण भारत को भी एक बार कवर कर लेते हैं, ताकि हम लोग कल केवल ताम्रपाषाण काल तक डिस्कस करके और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन ओपदार या पॉलिशदार जो पाषाण उपकरण है 1842 में, अभी मैंने चर्चा की थी आपसे, कर्नाटक में कहां से? लिंग सुगूर नामक स्थल से मिलते हैं। मैसूर रियासत के पुरातत्व अधिकारी एमएच कृष्णा, याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। फिर आगे देखिए, दक्षिण भारत में खोजा गया प्रथम नवपाषाण कालीन स्थल, दक्षिण भारत में खोजा गया प्रथम नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? वो ब्रह्मगिरी है। इतना जरूर याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी है। 1947 में मॉर्टिमर व्हीलर का नाम याद आया होगा, ये हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित है। मॉर्टिमर व्हीलर हड़प्पा में भी रिसर्च की है काफी, जब मैं हड़प्पा पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा। तो इन्होंने जो ब्रह्मगिरी का उत्खनन जब किया, तो उसके पूर्व हमें दक्षिण भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के संबंध में तथा उनके कालक्रम आदि के विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं थी। ध्यान रखिएगा 1947 में जब ये मॉर्टिमर व्हीलर ने इसका उत्खनन किया, तब हमें पता चलता है। और फिर ध्यान दीजिएगा, मॉर्टिमर व्हीलर एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति को दक्षिण पूर्व एशिया से अनुप्रेरित या प्रभावित माना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी बन सकता है कि दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृतियों को
बाहर, भारत से बाहर, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से अनुप्रेरित किस विद्वान ने माना है? तो वो व्हीलर हैं। आपको याद होगा कि वो मॉर्टिमर व्हीलर ने ही हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में आर्यों के आक्रमण या विदेशी आक्रमण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, मुझे याद है, और आपको भी याद आया होगा। देखिएगा तो राख के टीले, ऐश माउंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहां से अक्सर करके प्रश्न आए हैं। जो दक्षिण भारत की हमारी नवपाषाणिक स्थलों की प्रमुख विशिष्टता है वो क्या है? वो यहाँ के राख के टीले हैं, वो राख के ढेर हैं जो मवेशी रखने वाले बस्तियों के अवशेष के संकेतक हैं, ठीक है। और ये राख के टीले बेसिकली गोबर, जलाए गए गोबर के साक्ष्य हैं। तो अब ये देखिएगा, दक्षिण भारत में राख के टीलों का उत्खनन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण भारत में राख के टीलों का उत्खनन सर्वप्रथम टीजे न्यूबोल्ड सर का नाम, टीजे न्यूबोल्ड के द्वारा कुपगल में किया गया था। कुपगल कहां है? कर्नाटक में है, ठीक है। क्लास ठीक लग रही है, समझ में आ रहा होगा, एक दो बार कम से कम रिवाइज करिए। सरल टॉपिक में आपके प्रश्न गलत होने की संभावना थोड़ी कम है। कठिन टॉपिक्स में थोड़ा सा कोरिलेशन बनाने में, आपको सह संबंध बनाने में थोड़ा सा वहां पर परीक्षा भवन में दबाव काफी होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। हड़बड़ी में हम लोग एक दो प्रश्न गलत कर देते हैं। मैं केवल यही बात एक बार, जो कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं कि भाई परीक्षा में गलतियों को मिनिमाइज कर लीजिए। गलती करेंगे लेकिन गलतियां इतनी ना करें कि आपका सिलेक्शन प्रभावित हो जाए, और ये क्लास इसीलिए इतने विस्तार से हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और आगे देखिएगा, जबकि रॉबर्ट ब्रुसफुट ने दक्षिण भारत के राख के टीलों का संबंध नवपाषाण काल से जोड़ा। रॉबर्ट ब्रुसफुट याद आ गया होगा, और राख के टीलों की सहायता से पशुपालन की पुष्टि की। याद आया रॉबर्ट ब्रुसफुट ने क्या किया? और फिर यहाँ पर टीजे न्यूबोल्ड ने क्या किया? तो टीजे न्यूबोल्ड ने राख के टीलों का उत्खनन करवाया, और रॉबर्ट ब्रुसफुट ने इन राख के टीलों का संबंध नवपाषाण काल से जोड़ा और पशुपालन की पुष्टि की। और देखिएगा थोड़ा सा, कुडाकिनी और उतनूर है ना, विशालतम राख के टीले प्राप्त होते हैं कहां से? कुडाकिनी और उतनूर से। और उतनूर का राख का टीला आयताकार घेरेबंदी के रूप में है, जिसे पुरातत्वविद गौशाला के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये याद रखिएगा, उतनूर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पिकली हल से हमें प्रचुर संख्या में राख के ढेर और आवास गृह मिले हैं। राख के ढेर वो गोबर के ढेर हैं, गोबर जलाए गए गोबर के ढेर हैं। और ध्यान रखिएगा, राख के टीले कहां कहां से मिले हैं? कुपगल, विशेष जो स्थल है वो मैं बता रहा हूं, कुपगल, संगनकल्लू, बुधिहाल, पिपलीहल, ठीक है। कुछ नवपाषाणिक केंद्र हैं दक्षिण भारत के, फटाफट देख लीजिए। पहला खोजा गया स्थल ब्रह्मगिरी, कर्नाटक, याद आया होगा। कर्नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल पिपलीहल, ध्यान रखिएगा। वो कहता है खोजा गया दक्षिण भारत में पहला नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे ब्रह्मगिरी। वो कहता है दक्षिण भारत में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है वो कौन सा है? तो वो पिपलीहल है। और अन्य प्रमुख स्थलों में आप देख लीजिए, टेकलकोट है, संगनकल्लू है, कुपगल, कोडेगल, वाडगल इत्यादि। कुछ पिपलीहल के बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ के निवासी पशुपालक थे, मौसमी शिविरों में रहते थे, जानवरों के बाड़ों में गोबर एकत्र करते थे और उसमें आग लगा देते थे, ताकि फिर अगले वर्ष में जब वो लौटे तो फिर यहाँ पर अपने आवासीय शिविर लगा सकें। पिपलीहल से हमें प्रचुर मात्रा में राख के ढेर और निवास गृह दोनों मिलते हैं। पिपलीहल से, ये ध्यान दीजिएगा, पिपलीहल से हमें वृत्ताकार झोपड़ियों के फर्श तथा कुबड़ वाले सांड की मृण मूर्ति मिलती है। मृण मूर्ति का मतलब मिट्टी की मूर्ति, याद आया होगा। और बड़ी बात यह है, झोपड़ियों के साक्ष्य हमने आपको बताए हैं। उत्तर भारत की जो संस्कृतियां हैं पाषाणकालीन, कहां कहां से झोपड़ियां मिली हैं तो याद होगा। और फिर अब ये बुधिहाल, कर्नाटक, बुधिहाल तो इंपॉर्टेंट है ही भाई। तो देखिएगा वो उत्खनन करता कौन है? के पद्मैया 1993,
और फिर एक बड़ी बात है, बुधियाल के उत्खनन से हमें क्या खास बात पता चली, वो ये पता चलता है कि राख के टीले बस्ती का ही अंग होते थे। और खास देखिएगा यहाँ पर बुधियाल से हमें, ये बहुत बार मैंने आपको बताया है, हमें आवासीय भूमि के बीच बूचड़ खाने के साक्ष्य मिलते हैं, स्लॉटर हाउस के साक्ष्य मिलते हैं, और एक बार फिर से रिपीट हो जाएंगी चीजें। मध्य पाषाण काल में हमें बूचड़ खाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बागोर और मेहदहा से मिले हैं। एक बात ये इंपॉर्टेंट हो गई। ताम्र पाषाण काल में हमें बूचड़ खाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो वो दैमाबाद से मिले हैं। खूब याद आ रहा होगा, मतलब ये कई कई बार ये बातें रिपीट हो गई हैं, अब एकदम आपके मस्तिष्क में लॉक हो जानी चाहिए। और विशालतम पशु बाड़ा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे चर्चा की थी, और ये महगढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, विशालतम पशु बाड़ा है ना। बुधियाल से हमें सामूहिक भोजन उत्सव के साक्ष्य भी मिलते हैं, कम्युनिटी फेस्टिंग और आवासीय भूमि के बीच जो स्लॉटर हाउस है। और बुधियाल से हमें पॉलिशदार पाषाण उपकरण, मतलब इतना कुछ मैंने बता दिया है कि अगर अब 5 दिन हो गए, अगर अब आप पाषाण काल को पूरा तैयार नहीं कर पाते हैं तो मामला गड़बड़ है। और ये उतनूर, ये ध्यान रखिएगा, उतनूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कपड़े बुनने और सिलने के साक्ष्य मिलते हैं। पाषाण काल, नव पाषाण काल की बात हो रही है भाई, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। और ध्यान दीजिएगा, मनके बनाए जाने की प्राचीनतम जानकारी हमें कहां से मिलती है? मनके बनाए जाने की प्राचीनतम जानकारी हमें तमिलनाडु का वो स्थल है पय्यमपल्ली, यहां से मिलती है। अगर ये बात ऐसे पूछी जाए कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने वाले शिल्पियों की कार्यशालाएं कहां से मिली हैं, तो लोथल और चंदुदड़ो है। तो हड़प्पा सभ्यता में मनके कहां पे हैं? लोथल और चंदुदड़ो। वहां पे कार्यशालाएं कहां पे हैं? लोथल और चंदुदड़ो। नवपाषाण काल में मनके कहां से हैं? पय्यमपल्ली। जो नए छात्र जुड़ रहे हैं उन्हें एक बार फिर से मैं सूचित करना चाहता हूं, हम लोगों के 3 प्रैक्टिस सेट, मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी, टॉपिक वाइज 2000 प्रश्नों की श्रृंखला है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या, मेडवल इंडिया का अमृत मंजरी, अमृत गंगा, मेडवल इंडिया का अमृत गंगा 2500 प्रश्नों की टॉपिक वाइज श्रृंखला है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ, और एंशिएंट हिस्ट्री की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अमृत संजीवनी है। ये 3000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। आप चाहें तो अपने रिवीजन में ये 7500 स्पेशल प्रश्नों को, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को शामिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप इन पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मिल जाएगी। तो फिलहाल बहुत धैर्य के साथ आज आपने क्लास को कंटिन्यू किया। इतनी धैर्य से क्लास में बैठे आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हड़प्पा सभ्यता पढ़ना चाहेंगे तो ये भी बताएं। कल हम लोगों का ताम्र पाषाण काल का सेगमेंट है, और कल हम लोग पूरा पाषाण काल खत्म करेंगे और फास्ट ट्रैक एक बार हम रिवीजन भी करा देंगे। तो हम आज विदा ले रहे हैं और कल मिलेंगे ठीक 9:30 पर। आज विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।